प्यारे भाइयों और बहनों, आवाम की आवाज़ के 24वें एपिसोड में आप सभी से रूबरू होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 2 वर्षों में आप सभी की सक्रियता और विकास की नीतियों में आपके सुझाव के माध्यम से आवाम की आवाज़, जन भागीदारी का एक सशक्त प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। हर महीने जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आप लोगों के हजारों संदेश मुझे मिलते हैं। मेरी कोशिश होती है कि प्रशासन की नीतियों में आपकी आवाज़, आपके सुझावों को शामिल किया जाए। पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, शहरीकरण, कृषि, हस्तशिल्प, महिला सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट जैसे जन कल्याण के अनेक मुद्दों पर आपके सुझावों को नीतियों में शामिल करके सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग विषयों पर आप सभी के विचारों को मैं सामाजिक आर्थिक बदलाव में आई नई सोच के रूप में देखता हूँ। आपके पत्रों में आवाम के सुखद भविष्य के सपने एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी झलक मिलती है। आप सभी के संदेश समाज में आई नई चेतना का भी प्रतीक है। आवाम का हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। आज गांव-गांव में प्रगति के नए आयाम पाने की प्रतिस्पर्धा है। प्रशासन अनवरत इस बात का प्रयास कर रहा है कि व्यक्तिगत गुणों को खिलने का अवसर मिले, मानवीय क्षमताओं को पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो सके। आवाम की आवाज़ समाज की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना है। जम्मू कश्मीर के शहरों तथा गांवों में ऐसे अनेक कलाकार, किसान, समाजसेवी, स्पोर्ट्स पर्सन तथा इनोवेटर्स हैं जिन्होंने प्रसिद्धि की आकांक्षा किए बगैर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर महीने नागरिकों के सुझावों के साथ मैं कर्तव्य पथ के जुझारू योद्धाओं की चर्चा करता हूँ। मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोग्रेसिव किसान भाइयों के संघर्ष, चुनौतियों और उपलब्धियों को आपके साथ साझा करने का बराबर प्रयास किया है। ग्रामीण इलाकों से मुझे निरंतर कृषि पर आधारित उद्यमियों के भी संदेश मिलते रहे हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर सही मायने में गर्व कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में मौजूद विविध अवसरों और लोगों में उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कार्यकुशलता और बढ़ेगी और कृषि उद्योगों की क्रांति के द्वारा किसान भाई प्रगति के नए मानदंड कायम कर सकेंगे। हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी बहुत से रचनात्मक प्रतिभाओं से आप सभी को परिचित कराने का मुझे अवसर मिला है। अनेक परिवर्तन तथा मार्केटिंग की प्रतिस्पर्धा के बावजूद हमारे हस्तशिल्प कलाकारों ने जम्मू कश्मीर के शिल्पों की विशेषता को संरक्षित रखा है। मैं हस्तकौशल के सभी माध्यमों को विविधता में एकता की रचनात्मक क्षमता और कलाकारों के अंतरतम से उठी प्रेरणा का सजीव रूप मानता हूँ। अपनी सृजनात्मक ऊर्जा से हमारे कलाकारों ने विकास और प्रगति की यात्रा में भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को सर्वोपरि रखा है। उनकी प्रतिभा हमारी जड़ों को मजबूत बनाने, समाज की जीवंतता और भाईचारे को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि सामाजिक लोकतंत्र को जिंदा रखना आवश्यक है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को प्रोत्साहित करती है। जन भागीदारी के इस प्लेटफॉर्म का भी यही उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति के धरोहर, इस जीवन पद्धति की विरासत के संरक्षण तथा उसका प्रसार करने में हम मिलकर संगठित रूप से काम कर सकें। तंगमर्ग बारामूला के रहने वाले 30 वर्षीय नौजवान गौहर अली खान के मात्र 8 कैनाल खेत में जय किसान, जय अनुसंधान के मंत्र को जीवंत रूप में देखा जा सकता है। स्मॉल तथा मार्जिनल फार्मर्स कम्युनिटी से आने वाले युवा किसान गौहर ने अपने जुनून और इनोवेटिव सोच से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को
नए इनोवेशन तथा कृषि की नई तकनीकों के इस्तेमाल से बिल्कुल नया स्वरूप प्रदान किया है। खेत और बाजार के बीच की दूरी को कम करते हुए गौहर ने ऐसी फसलों को तरजीह दी है जो छोटे किसानों की आमदनी में वृद्धि कर सके। उनकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग फैसिलिटी को देखने के लिए आसपास के गांवों के किसानों का तांता लगा रहता है और बहुत से छोटे और सीमांत किसानों ने उनकी उद्यमशीलता से प्रभावित होकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। तंग वर्ग के अनेक नौजवान गौहर से प्रभावित होकर एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और वह बाकायदा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गौहर ने अपने खेत पर ही स्किल डेवलपमेंट तथा किसानों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर की व्यवस्था भी की है और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में ट्रेनिंग के लिए भी आजकल उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। अपनी मेहनत से बारामूला के इस नौजवान ने यह साबित कर दिया है कि कृषि में नई प्रणालियों का सृजन कर तथा वैज्ञानिक विधियों को बढ़ावा देकर छोटे और सीमांत किसानों को शहरों और बड़े बाजारों से जोड़ा जा सकता है। महिला स्वावलंबन से ही सामाजिक समता स्थापित हो सकती है। किश्तवाड़ की रहने वाली ऋचा शर्मा ने अपने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई है। 3 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर ऋचा ने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करके रूरल लाइवलीहुड मिशन की मदद से दिल्ली में पेपर से बने डिस्पोजेबल कप और प्लेट बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूटी स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर किश्तवाड़ के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इंटरप्रेन्योर बनने के सपने को साकार करने के अभियान में जुट गई हैं। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए महिलाओं की अधिकतम भागीदारी की आवश्यकता है। हमें नारी शक्ति को केवल उद्योगों से ही जोड़कर नहीं देखना है, बल्कि उन्हें एक संपूर्ण परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखने की आवश्यकता है, जिससे समाज की तमाम अन्य समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। महिलाओं की प्रगति से समाज को साहस मिलता है और ऋचा जैसी महिला उद्यमियों के प्रयास से व्यक्ति एवं समुदाय के पूर्ण विकास को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीनगर के रहने वाले गुलाम मोहम्मद बेग जम्मू कश्मीर की बहुमूल्य हस्तकौशल की परंपरा के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। 11 साल की उम्र से ही गुलाम मोहम्मद ने संस्कृति के आंतरिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का बीड़ा उठाया था और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने कश्मीरी क्राफ्ट को प्रमोट करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आजकल वह दस्तकारों की उभरती प्रतिभाओं के कल्याण और विकास के ठोस उपाय निर्मित करने में जुटे हैं तथा वर्क सेंटर के माध्यम से लड़कियों को ट्रेनिंग भी प्रदान कर रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प की अर्थव्यवस्था ऐसे चरण में पहुँच गई है जहाँ कलाकारों के सामने विकास एवं नई उपलब्धियाँ प्राप्त करने की बड़ी संभावनाएं हैं। गुलाम मोहम्मद जैसे सजग कलाकारों की व्यक्तिगत पहल से इस क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा समाज के इस अमूल्य धरोहर की जड़ें और गहरी होंगी। उधमपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर स्वतंत्र देव कोतवाल की सरलता, उनकी सहजता तथा समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण से पूरा जिला परिचित है। दुर्गम पहाड़ी इलाके बसनोत के रहने वाले सीनियर सिटीजन स्वतंत्र देव वकील तथा लेखक भी हैं और पिछले अनेक वर्षों से उन्होंने संस्कृति तथा साहित्य की सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में स्वतंत्र देव जी ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। घर घर तक प्रोटोकॉल की जानकारी एवं अन्य सुविधाएं पहुंचाने के साथ उन्होंने दूर दराज के ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने में भी बहुत मदद की थी। एक संवेदनशील लेखक के रूप में वह नारी शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस उम्र में भी वह ग्रामीण बैंकों का दौरा करते हैं और वहाँ लोगों को बैंकिंग सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित कर वित्तीय समावेशन की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। पुंछ के रहने वाले केडी मैनी
सीमावर्ती गांवों की विलुप्त हो रही भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि वह पहाड़ी तथा गोजरी साहित्य पर भी काम कर रहे हैं। इन दोनों भाषाओं के विचार एवं शैली का विस्तार करने के अभियान में जुटे हुए। भाषाई समृद्धि के लिए आवश्यक है कि विभिन्न भाषाओं के बीच अंतर प्रवाह शुरू हो। गोजरी और पहाड़ी भाषाओं में संस्कृति के अनमोल रंग बिखरे हुए हैं। उन्हें संरक्षित, पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ऐसे अभियान में मैनी साहब जैसे व्यक्तिगत प्रयास भी आवश्यक हैं ताकि अलिखित भाषाओं के शब्दकोश और व्याकरण नई पीढ़ी के लिए तैयार किए जा सकें। इन प्रयासों के द्वारा हम समाज विशेष के रहन सहन तथा संस्कृति के अस्तित्व को भी संरक्षित रख पाएंगे। स्कूली शिक्षा में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 11वीं क्लास के 2 बच्चों अहमद पठान तथा महरोज मीर ने यंग कश्मीर रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की है। हाल ही में शुरू हुई ये संस्था कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स तथा फाइनेंस में रिसर्च के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रिसर्च में बच्चों के रुझान को देखते हुए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी बच्चों की मेंटरिंग कर रहे हैं और उन्हें रिसर्च के लिए गाइड कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि हमारी शिक्षा पद्धति विश्व स्तर पर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के अनुकूल हो। इस दृष्टि से रिसर्च पर विशेष बल देकर स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जा सकेगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों में भी रिसर्च तथा इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय इकाइयों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न शैक्षिक समुदाय को आज आगे आना चाहिए। यह एक अत्यंत पवित्र कार्य है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संसार में ज्ञान के अलावा पवित्र करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ उसी भावना से हम सभी इस अभियान में अपना योगदान करें। जम्मू से पारुल बंदाल ने दूर दराज के इलाकों में मेडिकल कैंप से संबंधित सुझाव भेजा है। पारुल ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके में बुनियादी टीकाकरण, सीजनल फ्लू की जानकारी तथा दवाएं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाने चाहिए। पारुल का कहना है कि इस तरह के मेडिकल कैंप बैक टू विलेज के प्रभारी ऑफिसर्स की निगरानी में तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के सहयोग से आयोजित किए जा सकते हैं। पारुल ने अभी हाल ही में आए सीजनल फ्लू का उदाहरण देते हुए लिखा है कि मौसम बदलने के वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की निगरानी में आयोजित ऐसे कैंप के जरिए गांव वालों को जिंक टैबलेट तथा परहेज से संबंधित जानकारियां भी मुहैया कराई जा सकेंगी। पारुल, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन को आपके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जरूर दूंगा। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि मौसम में बदलाव की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है। कुछ समय पहले ही फ्लू के लक्षण तथा उपचार के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया था एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पर इस तरह की पहल के बेहतर नतीजे जरूर सामने आएंगे और जन जागरूकता का अभियान जन भागीदारी की नई मिसाल पेश करेगा। कुलगाम से उल्मा अरशिद तथा मीरा साहिब, जम्मू से सुपिंदर कौर ने पारुल की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा पोषण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से अभियान शुरू करने के संबंध में मुझे पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों तथा आंगनबाड़ी सेंटर्स के सहयोग से बच्चों में कुपोषण को मॉनिटर कराने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया जा सकता है। उनका कहना है, महीने में एक बार प्राइवेट तथा सरकारी डॉक्टर्स की टीम को किसी एक चिन्हित पंचायत में कैंप आयोजित करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। उजमा और सुपिंदर, आप दोनों का इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती माताओं,
में कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत कार्य किया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में मैंने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था और आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल देखभाल संस्थानों और सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में पंचायत के जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आग्रह किया था। पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए हर सप्ताह ब्लॉक दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण स्टॉल तथा पोषण ट्रैकर द्वारा बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषण की मैपिंग तथा मॉनिटरिंग दोनों की जा रही है। जन भागीदारी पर फोकस करके इस अभियान को पंचायत स्तर पर और गतिशील बनाया जा सकता है और मैं इस संबंध में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अवश्य निर्देश दूंगा। सांबा से दीपक परगोत्रा ने गांव में सैनिटेशन ड्राइव तथा गार्बेज कलेक्शन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। दीपक का कहना है कि मानसून के पहले गांव में सफाई अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देकर मलेरिया तथा डेंगू की रोकथाम की जा सकती है। दीपक का सुझाव है कि मलेरिया की रोकथाम, तमाम तरह के रोगों से लोगों की रक्षा तथा गांव की साफ सफाई के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आम आदमी को एकजुट होकर आगे आना होगा। दीपक, आपके सुझावों के लिए धन्यवाद। मुझे स्मरण है जम्मू कश्मीर का कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही स्वच्छता अभियान में सामुदायिक भागीदारी एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया गया था। गार्बेज कलेक्शन के सभी पंचायतों को मनरेगा कंपोनेंट के तहत लेबर हायर करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। अनेक पंचायतों के दौरों के वक्त मैंने लोगों से कहा था कि स्वच्छता का संकल्प तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं सजग होकर उससे नहीं जुड़ेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अनेक पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता की शपथ लेते हुए सफाई और गार्बेज कलेक्शन के लिए अनेक इनोवेटिव तरीके ईजाद किए हैं। आज भी व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवेश में स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के लिए हर सप्ताह सभी जिलों में अलग अलग ब्लॉक में प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं दीपक की बात से सहमत हूँ। समाज के हर नागरिक को इस अभियान में शामिल होने की आवश्यकता है। सन 1924 में बेलगाम की एक सभा में बापू ने कहा था कि पश्चिमी देशों से हमें सामूहिक सफाई का विज्ञान सीखना चाहिए और लोगों से सफाई के कानूनों का पालन कराना ही नगरपालिका की ओर से सबसे बड़ी सेवा होगी। 99 साल बाद गांधी जी के उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी नागरिकों को एक अच्छा सफाई कर्मी बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सफाई और स्वच्छता की जड़ें हमारे समाज में और गहरी हों। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 तक पूरे देश से मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। आप सभी के सहयोग से 2015 की तुलना में आज मलेरिया के केसेस में 85% से ज़्यादा गिरावट आई है। अगर गांव के सभी भाई बहन मिलकर यह संकल्प लें कि कचरा और गार्बेज बिन में डालेंगे, हर सप्ताह कम से कम 2 घंटे श्रमदान के लिए देंगे, तो स्वच्छ जम्मू कश्मीर तथा मलेरिया उन्मूलन के संकल्प को हम अवश्य पूरा कर पाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि शहर के सभी मोहल्ले या गांव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। गार्बेज फ्री विलेज तथा गार्बेज फ्री शहर बनाने के लिए नागरिकों को आगे आना होगा ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे हवा, पानी, जैव विविधता इत्यादि को संरक्षित किया जा सके। श्रीनगर से फैजल एजाज ने मई में होने वाले G20 समिट के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। फैजल ने लिखा है, इस मीटिंग के माध्यम से यूनियन टेरिटरी को अपने ट्रेडिशन, कल्चर को विश्व के अलग अलग देशों से आ रहे प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें पहले से चले आ रहे पुराने कार्यक्रमों को दिखाने की बजाय कुछ नया सोचना चाहिए। फैजल का सुझाव है कि G20 से जुड़े सांस्कृतिक आयोजनों में कल्हड़ के राज तरंगिणी की झलक मिलनी चाहिए और इस महाकाव्य के अलग अलग अध्याय पर थीम बेस्ड प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है। फैजल ने आगे लिखा है,
ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को भी प्रमोट किया जा सकता है जिनका वर्णन ऐतिहासिक किताबों में हुआ है, ताकि वह भी इस सशक्त प्लेटफार्म के माध्यम से गुलमर्ग तथा पटनी टॉप की तरह मशहूर हो जाए। फैजल ने एक और सुझाव दिया है। उनका कहना है, हर बुधवार को होने वाले ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम द्वारा आम लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं। वह किस डांस, किस संगीत तथा किस लोकेशन को विदेशी अतिथियों के साथ बांटना चाहेंगे। इस ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव द्वारा पूरे यूनियन टेरिटरी के गांव और शहर की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। फैजल, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे फैजल के सुझावों में संस्कृति के संस्कार और समन्वय की झलक दिखाई देती है। मैं संबंधित अधिकारियों को इस पर अवश्य निर्देश दूंगा। मई में G20 की मीटिंग को मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि सभी 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए ये गर्व की बात है। इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी अकेले प्रशासन की नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को विश्व बंधुत्व की भावना से योगदान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर सदियों से सभी धर्मों की विविधताओं को समेटे मानवता एवं सहिष्णुता का संदेश दे रहा है। अथर्ववेद कहता है, यह सदेश्यो वरुणो यो विदेश्य। वरुण देवता हमारी भूमि के हैं और साथ ही वह विदेशी समाज के भी हैं। हमारे पूर्वजों का यह प्राचीन आदर्श सदियों से वैश्विक समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आध्यात्मिक परिवेश में रची बसी सोच, उसके मूल्यों से विश्व को परिचित कराएं। मैंने स्कूल, कॉलेज तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि हम सभी को अपनी परंपरा तथा अतिथि देवो भव के मंत्र को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का यह एक अवसर मिला है। हम मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनावें। हमारी संस्कृति कहती है कि जो भी काम करो वह सच्चे हृदय से करो, उसमें श्रद्धा हो, दिखावा न हो, उससे प्रकृति एवं इंसान सभी के लिए प्रेम हो, कटुता न हो। एक छोटी सी कहानी है। एक शहर के बहुत बड़े व्यापारी ने वहाँ के प्रसिद्ध कारपेंटर को बुलाया और उससे कहा, मुझे अपने अध्ययन कक्ष के लिए एक छोटा सा टेबल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो टेबल आप बनाएं। उस कारपेंटर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, पहले जैसी फुर्ती से तो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप वक्त देंगे तो आपकी ख्वाहिश के हिसाब से टेबल बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उस व्यापारी ने सोचा कि अगर बहुत धीमी गति से भी टेबल बनेगा तो शायद महीने में तैयार हो जाए। यह सोचकर उस व्यापारी ने हाँ कर दिया। 1 महीने बीत गए, लेकिन वह कारपेंटर नहीं आया। व्यापारी अपने व्यवसाय में उलझा था, लेकिन बीच बीच में उसे टेबल तथा कारपेंटर की याद आती रही। फिर 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने बीत जाने के बाद 5वें महीने में व्यापारी का सब्र जवाब दे गया। एक दिन वह पता पूछते पूछते कारपेंटर के कारखाने पहुंच गया। कारपेंटर उसे बाहर ही मिल गया। व्यापारी ने बहुत गुस्से में कहा, मैं तो सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में टेबल तैयार हो जाएगा, लेकिन 4 महीने हो गए और आपका कुछ पता नहीं चला। भला ऐसी कौन सी टेबल आप बना रहे हैं? उस कारपेंटर ने कहा कि मुझे 10 दिन का वक्त और चाहिए। व्यापारी और झुंझला गया। उसने कहा कि मुझे समझाइए, आप क्या कर रहे हैं? उस कारपेंटर ने कहा, मुझे आपको टेबल के लिए सही लकड़ी ढूंढते ढूंढते 4 महीने लग गए। अब व्यापारी बड़ा हैरान था। उसने कहा कि यहाँ एक फैक्ट्री है जिसमें सैकड़ों टेबल रोज बन रही है और हर रोज ट्रकों से भरकर लकड़ी भी आ रही है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कारपेंटर ने कहा कि वह खुद लकड़ी काट कर लाता है और फिर उस लकड़ी पर काम करता है, लेकिन कई बार सही लकड़ी मिलने में महीनों लग जाते हैं। उस व्यापारी ने पूछा, ऐसा क्यों? तब उस कारपेंटर ने जवाब दिया कि मैं जंगल में पेड़ों के पास जाकर बैठता हूँ, उनकी डालों को देखता रहता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कोई ऐसा पेड़ है जो अब टेबल बनना चाहता हो। कई बार पेड़ों के पास से गुजरते हुए मुझे एहसास हो जाता है कि यह पेड़ शायद अब पेड़ बने रहने के लिए उत्सुक नहीं है। मैं पेड़ से बिना अनुमति के उसे नहीं काट सकता। कारपेंटर ने आगे कहा कि चाहे मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन जब तक पेड़ और मेरे बीच संवाद स्थापित नहीं हो जाता और मुझे उसकी अनुमति नहीं मिल जाती,
तब तक मैं उसकी डालियों को छू भी नहीं सकता। एक प्रतीक कथा है जो सदियों से अलग अलग रूपों में पुराण से लेकर आधुनिक भारतीय लोक कथाओं में पढ़ने को मिलती है, लेकिन इस प्रतीक के पीछे समस्त सृष्टि के कल्याण का हमारा सिद्धांत छुपा हुआ है। सदियों से हमने मानवता एवं प्रकृति के समन्वय से बनी दुनिया का स्वरूप विश्व के सामने रखा है, जिसमें सभी के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का भाव सर्वोपरि रहा है। वेदों की प्रार्थना में आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, समुद्र यानी संपूर्ण जल, थल और नभ में शांति की कामना की गई है। G20 की मीटिंग एक ऐसा अवसर है जब हम मानवता के कल्याण के इन मूल्यों को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पुलवामा के आसिक हुसैन गनई ने सैफरान की खेती के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बोरवेल की बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सैफरन के उत्पादन में इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोरवेल के टारगेट को पूरा करने की बजाय इरिगेशन की इस साइंटिफिक पद्धति को अगर प्रमोट करता है तो हज़ारों किसानों को इसका फ़ायदा होगा। आसिक हुसैन, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आपके सुझावों पर विचार करने के लिए ज़रूर कहूँगा। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर योजना के अंतर्गत 5013 करोड़ रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। इसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न उत्पादों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। अनेक इंटरवेंशंस के द्वारा पिछले 2 सालों में सैफरन उत्पादन को बढ़ाया गया है तथा GI टैगिंग के माध्यम से उसकी मार्केटिंग एवं वैश्विक मार्केट में बेहतर कीमत भी सुनिश्चित की गई है। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम सतत कृषि विकास के लिए आवश्यक है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही व्यापक स्तर पर इस आधुनिक इरिगेशन फैसिलिटी का लाभ जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को मिलेगा। जम्मू से डॉक्टर राकेश कुमार कौल ने बैंकेट हॉल के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। डॉक्टर कौल ने लिखा है कि रेजिडेंशियल एरिया में बैंकेट हॉल को दिए गए लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है अधिकतर ऐसे बैंकेट हॉल नियमों को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि सभी नए बैंकेट हॉल का परमिशन देते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल एरिया के बाहर हों। राकेश जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेजिडेंशियल एरिया में किसी भी नए बैंकेट हॉल की परमिशन नहीं दी जा रही है। पुराने बैंकेट हॉल के रेगुलेशन का सवाल है। इस संदर्भ में भी प्रशासन को उचित निर्देश दिए जाएंगे। हमारा ये दायित्व बनता है कि सस्टेनेबल तथा फ्यूचर रेडी शहरों के लिए हम सब मिलजुल करके प्रयास करें और कोशिश करें। हमारे कामों से किसी को जरा भी दिक्कत न हो, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने खुद को नए सिरे से परिभाषित किया है। अमृतकाल में विकास यात्रा का संकल्प प्रगति को नई दिशा दे रहा है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से समाज की तरक्की के शिखर का रास्ता शुरू होता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि समाज व्यक्तियों का जोड़ है, समूह है। इसलिए हर एक व्यक्ति में परिवर्तन से ही समाज में बदलाव आएगा। अमृतकाल में हमें अपने आदर्शों को जीते हुए तरक्की के शिखर को प्राप्त करना है। धन्यवाद। जय हिंद।